नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड तीसरी बार देश की बागडोर संभाल रहे हैं। 1962 के बाद ये पहली बार है जब कोई नेता लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक रूप से न सिर्फ अपने राजनीतिक कौशल और लोकप्रियता को साबित किया है, बल्कि एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये उपलब्धि भारतीय राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ और जनता के बीच उनकी अपार लोकप्रियता का प्रमाण है। उनके नेतृत्व में देश ने कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार और विकास के नए आयाम देखे हैं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय नेता हैं जिन्होंने 2 बार अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। इस मामले में उन्होंने महान नेता नेल्सन मंडेला की बराबरी कर ली है, जिन्होंने 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित किया था। We shall demonstrate that democracy is better and democracy deliver. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार दोहरा चुके हैं कि उनके लिए राष्ट्र ही प्रथम है। उन्होंने देशवासियों के सामने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य भी रखा है और उस दिशा में वे लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का देश के नाम संबोधन वह महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो देश की दशा और दिशा को बताता है। इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लगातार हर वर्ष योजनाबद्ध तरीके से लाल किले की प्राचीर से उन योजनाओं की घोषणा की जो आज नए भारत और विकसित भारत की नींव रख रही है। अपनी तीसरी पारी की शुरुआत में भी उन्होंने देश के सामने प्राथमिकताएं रखी हैं, जिनमें भारत को विकसित देश बनाने का रोड मैप है। प्रधानमंत्री हमेशा कहते रहे हैं कि उनकी सरकार का फोकस ज्ञान पर है। ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वर्ष 2014, भाषण की अवधि 65 मिनट। मुख्य योजनाएं: हर घर शौचालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में हर घर शौचालय योजना का ऐलान किया। 2014 से अब तक 12 करोड़ से ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए गए हैं। खुले में शौच मुक्त गांवों की संख्या बढ़कर 6,03,000 और जिलों की संख्या बढ़कर 706 हो गई है। खुले में शौच मुक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 35 है। भाइयों बहनों, आपको लगता होगा क्या लाल किले से सफाई की बात करना, लाल किले से टॉयलेट की बात बताना, ये कैसा प्रधानमंत्री है? भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता हूं मेरी कैसी आलोचना होगी, इसे कैसे लिया जाए, लेकिन मैं मन से मानता हूं। मैं गरीब परिवार से आया हूं, मैंने गरीबी देखी और गरीब को इज्जत मिले इसकी शुरुआत यहीं से होती है। और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है और 4 साल के भीतर भीतर हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं
एमपी लेड फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं, 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। जनधन योजना 2014 में जिस दूसरी महत्वपूर्ण योजना का उन्होंने ऐलान किया वह है जनधन योजना। आज देश के लगभग 100% परिवारों को इस सुविधा के तहत लाया जा चुका है। खोले गए खातों में से 60% खाते ग्रामीण क्षेत्रों में और 40% खाते शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। जनधन योजना के अंतर्गत करीब 50 करोड़ अकाउंट होल्डर हैं, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि जमा है। भाइयों बहनों, इस आजादी के पर्व पर मैं एक योजना को बहुत तेज आगे बढ़ाने का संकल्प करने के लिए आपके पास आया हूं। एक प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा, ताकि उसके जीवन में कोई संकट आया तो उसके परिवारजनों को 1 लाख रुपए का बीमा मिल सकता है। वर्ष 2015, भाषण की अवधि 86 मिनट। मुख्य घोषणाएं। स्टार्टअप इंडिया। 2015 में प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से स्टार्टअप इंडिया योजना का ऐलान किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के मुताबिक देश में अब 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। स्टार्टअप इंडिया ने देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। पूरे विश्व की तुलना में हमें आगे बढ़ना है तो हमारे युवकों को हमें प्रोत्साहित करना होगा, उनको अवसर देना होगा। भाइयों बहनों, इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ग्राम ज्योति योजना। 2015 में प्रधानमंत्री ने दूसरी बड़ी घोषणा ग्राम ज्योति योजना को लेकर की थी। इस योजना की शुरुआत 2014 में हुई, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2015 में लाल किले से 18,452 गांवों में 1,000 दिनों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिया, जिसे सिर्फ 987 दिनों में पूरा कर लिया गया। आजादी के इतने वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में करीब 18,500 गांव ऐसे हैं कि जहां बिजली का तार नहीं पहुंचा है, बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। मैंने सरकार के मुलाजिमों की मीटिंग ली, मैंने उनको पूछा क्या करोगे, तो कोई कहता है साहब 2019 तक कर देंगे, कोई कहता है 2022 तक कर देंगे। बोले घने जंगलों में है, फलानी जगह पे है, पहाड़ों में है, बर्फीले प्रदेश में है, कैसे पहुंचे। 125 करोड़ देशवासियों की टीम इंडिया का संकल्प है
इन 18,500 गांवों में 1000 दिन के अंदर बिजली का खंभा, बिजली का तार और बिजली पहुंचे, ये काम पूरा करके दिया जाएगा। वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन को जल्द से जल्द लागू करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने 2015 में लाल किले की प्राचीर से की थी। 7 नवंबर 2015 तक वन रैंक वन पेंशन को लागू कर दिया गया। इसके तहत करीब 25 लाख पूर्व सैनिकों को लाभ दिया जा रहा है। वर्ष 2022 में पेंशन को रिवाइज किया गया। नए संशोधन के अनुसार सिपाही को अब 19,726 रुपए पेंशन मिलती है। वर्ष 2016 भाषण की अवधि 96 मिनट। मुख्य घोषणाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2016 में देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया। यह योजना 18 फरवरी 2016 को लागू की गई। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 27 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में लाभ पहुंचाने के लिए 18 बीमा कंपनियां, 1,07,000 बैंक शाखाएं और 44,000 कॉमन सर्विस सेंटर सेवाएं दे रहे हैं। 31 अक्टूबर 2022 तक कुल 25,186 करोड़ रुपए के फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया था। प्रगति प्रोजेक्ट की शुरुआत 2016 में हुई। प्रगति प्रोजेक्ट के तहत पीएम मोदी पेंडिंग पड़ी सरकारी योजनाओं पर खुद नजर रखते हैं। पीएम मोदी ने इसके तहत 7.5 लाख करोड़ रुपए के 119 प्रोजेक्ट्स का रिव्यू किया और उन्हें जल्द से जल्द खत्म करने का आदेश दिया। ई-नाम प्रोजेक्ट की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को हुई। किसानों को ऑनलाइन फसल बेचने के लिए ई-नाम वेबसाइट की शुरुआत 2016 में हुई। इसके तहत देश भर में कुल 1,361 मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा गया और इस पोर्टल के तहत देश के 1,75 लाख से ज्यादा किसान और 2,40,000 से ज्यादा व्यापारी जुड़े हुए हैं। जब हम सामर्थ्य की शक्ति को लेकर के चलते हैं तो समस्याओं से समाधान के रास्ते भी मिल जाते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत के पास अगर लाखों समस्याएं हैं तो 125 करोड़ मस्तिष्क भी हैं जो समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य रखती है। वर्ष 2017 भाषण की अवधि 56 मिनट। मुख्य घोषणाएं। जम्मू कश्मीर समस्या को सुलझाने की घोषणा। 2017 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की समस्या को सुलझाने की घोषणा की। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाया गया। इसका असर यह हुआ कि श्रीनगर की सेम्पोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में घाटी का पहला विदेशी निवेश हुआ। बुर्ज खलीफा बनाने वाली कंपनी एम्पार ने इसी साल 19 मार्च को 10 लाख वर्ग फीट जमीन पर 500 करोड़ की लागत से श्रीनगर मॉल और आईटी पार्क बनाने के लिए भूमि पूजन किया। प्रोजेक्ट की डेडलाइन साल 2026 है। इससे 13,500 लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। गैलेंट्री अवार्ड वेबसाइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में लाल किले से स्पीच के दौरान सैनिकों के सम्मान में गैलेंट्री अवार्ड वेबसाइट शुरू करने का ऐलान किया था। 2017 में शुरू हुई इस वेबसाइट में गैलेंट्री अवार्ड विनर्स की पूरी जानकारी है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग वेबसाइट पर हैं। 6 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जेम पोर्टल। 2017 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेम पोर्टल की अहम घोषणा की थी।
17 मई 2017 को शुरू हुआ जेम भारत सरकार की ई मार्केट प्लेस वेबसाइट है। इसके तहत 35 लाख प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, वहीं 67 लाख सेलर्स जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में जेम पोर्टल पर 1,06,760 करोड़ रुपए का बिजनेस हुआ, जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के कारोबार के मुकाबले 178% ज्यादा है। जम्मू कश्मीर का विकास, जम्मू कश्मीर की उन्नति, जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक के सपनों को पूरा करने का प्रयास, ये जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ हम देशवासियों का भी संकल्प है। फिर से एक बार इस स्वर्ग को हम अनुभव करें, उस स्थिति में लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम कटिबद्ध हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कश्मीर के अंदर जो कुछ भी होता है, बयानबाजी भी बहुत होती है, आक्षेप भी बहुत होते हैं, हर कोई एक दूसरे को गाली देने में लगा रहता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं साफ मानता हूं कि कश्मीर में जो कुछ भी घटनाएं घटती हैं, अलगाववादी, मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रचते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है, न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है। और 125 करोड़ देशवासी यही परंपरा से पला बढ़ा है। और इसलिए न गाली से न गोली से परिवर्तन होगा, गले लगा करके। और उस संकल्प को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। आतंकवादियों को बार बार हमने कहा है कि आप मुख्य धारा में आइए, भारत के लोकतंत्र में आपकी बात करने के लिए पूरा अधिकार है, पूरी व्यवस्था है। और मुख्य धारा ही है जो हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा भर सकती है। और इसलिए, और मुझे खुशी है कि हमारे सुरक्षा बलों के प्रयासों से, खास करके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के इलाके में बहुत बड़ी मात्रा में नौजवान वापस आए, सरेंडर किए, मुख्य धारा में आने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया है। सीमा की रक्षा के लिए हमारे जवान तैनात हैं। मुझे खुशी है कि आज भारत सरकार एक ऐसी वेबसाइट लॉन्च कर रही है जो गैलेंट्री अवार्ड विजेता है, हमारे देश को गौरव दिलाने वाले लोग हैं, उनकी पूरी जानकारियों के साथ आज एक गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करने वालों पर आधारित एक पोर्टल भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे देश की नई पीढ़ी को हमारे इन वीर बलिदानियों के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो सकती है। टेक्नोलॉजी की मदद से देश में ईमानदारी को बल देने का हम लोगों का भरपूर प्रयास है। काले धन के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और हमने धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को इंटरवीन करते हुए, आधार की व्यवस्था को जोड़ते हुए ट्रांसपेरेंसी लाने की दिशा में अनेक विध सफल प्रयास किए हैं। और दुनिया के अनेक लोग भारत के इस मॉडल की चर्चा भी करते हैं और उसका अध्ययन भी करते हैं। सरकार में भी खरीदी करने में अब छोटा सा व्यक्ति, हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ गांव का व्यक्ति भी सरकार को अपना माल सप्लाई कर सकता है, अपनी प्रोडक्ट सप्लाई कर सकता है। उसको बड़े की जरूरत नहीं, बिचौलिए की जरूरत नहीं है। जेम नाम का एक पोर्टल बनाया है, GM, उसके द्वारा गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है। बहुत सारी मात्रा में ट्रांसपेरेंसी लाने में सफलता मिली है। भाइयों बहनों, वर्ष 2018, भाषण की अवधि 82 मिनट। मुख्य घोषणाएं: आयुष्मान भारत,
2018 में लाल किले की प्राचीर से दिए भाषण में प्रधानमंत्री ने महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की थी। 25 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई। आज यह दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। अब तक करीब 18 करोड़ कार्ड बनाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य इस योजना का लाभ 50 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है। देश भर में 13,000 से ज्यादा अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। ये सही है कि स्वच्छता ने 3 लाख लोगों की जिंदगी को बचाया है, लेकिन आरोग्य, कभी बीमारी, कितना ही मध्यम वर्ग का सुखी परिवार क्यों ना हो, अच्छी खासी आय रखने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, गरीब क्यों ना हो, एक बार घर में बीमारी आ जाए तो व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। कभी पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी के चक्र में फंस जाता है। देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को, सामान्य जन को आरोग्य की सुविधा मिले, इसलिए गंभीर बीमारियों के लिए और बड़ी अस्पतालों में सामान्य मानवी को भी आरोग्य की सुविधा मिले, मुफ्त में मिले, और इसलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान प्रारंभ करने का तय किया है। यह प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत इस देश के 10 करोड़ परिवार, ये प्रारंभिक है, आने वाले दिनों में निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उसको भी इसका लाभ मिलने वाला है। और इसलिए 10 करोड़ परिवारों को, यानी करीब करीब 50 करोड़ नागरिक, हर परिवार को 5 लाख रुपया सालाना ये हेल्थ एश्योरेंस देने की योजना है, जो हम इस देश को देने वाले हैं। और आज 15 अगस्त से इसके लिए जो टेक्नोलॉजी के टूल बने हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंसी पर बल हो, किसी सामान्य व्यक्ति को ये अवसर पाने में दिक्कत ना हो, कोई रुकावट ना हो, इसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज 15 अगस्त से आने वाले 4, 5, 6 सप्ताह देश के अलग अलग कोने में इस टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग शुरू हो रहा है और फुल प्रूफ बनाने की दिशा में ये प्रयास चल रहा है। और फिर ये योजना को आगे बढ़ाने के लिए 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पर पूरे देश में ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान लॉन्च कर दिया जाएगा। और उसका परिणाम ये होने वाला है कि देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा, उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा, उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा। और देश में भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। टायर 2, टायर 3 सिटी में नए अस्पताल बनेंगे, बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल स्टाफ लगेगा, बहुत बड़े रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। गगनयान मिशन का ऐलान। प्रधानमंत्री ने 2018 में अपने भाषण में गगनयान मिशन का ऐलान किया था। गगनयान मिशन पर 2023 में काम शुरू हुआ। इसरो के मुताबिक इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में 3 एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे। ग्राम स्वराज अभियान। ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 से 5 मई 2018 तक ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया था। इस अभियान में देश के 21,058 गांवों के लिए विशेष पहल शुरू की गई थी, जिसके तहत केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया गया। वर्ष 2019। भाषण की अवधि 93 मिनट। मुख्य घोषणाएं। जल जीवन मिशन। 2019 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने
जल जीवन मिशन का ऐलान किया। 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत 2024 तक देश के सभी गांवों को हर घर तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य है। अब तक 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। कुल 19 करोड़ घरों तक ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य तय किया था। ये लक्ष्य 2030 तक पूरा करना है। मौजूदा वक्त में भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन है। वर्तमान में इकोनॉमी रैंकिंग में भारत 5वें स्थान पर है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऐलान। 2019 में प्रधानमंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऐलान किया था। जनरल विपिन रावत 31 दिसंबर 2019 को देश के पहले सीडीएस बने। 8 दिसंबर 2021 को उनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। उसके बाद 30 सितंबर 2022 को अनिल चौहान नए सीडीएस बनाए गए। आज हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती। माताओं बहनों को सर पे बोझ उठा करके मटके लेकर के 2-2, 3-3, 5-5 किलोमीटर जाना पड़ता है। जीवन का बहुत सारा हिस्सा सिर्फ पानी में खप जाता है। और इसलिए हमने इस सरकार ने एक विशेष काम की तरफ बल देने का निर्णय किया है, और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुंचे, हर घर को जल कैसे मिले, पीने का शुद्ध पानी कैसे मिले। और इसलिए आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए करीब केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे, और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा के बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, समुद्री पानी को या वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट करने का विषय हो, किसानों के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग भी बने, संवेदनशील भी बने, पानी का महत्व समझे। हमारे शिक्षा क्रमों में भी बच्चों को भी बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। पानी संग्रह के लिए, पानी के स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें, और हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ें कि पानी के क्षेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है, हमें 5 साल में 4 गुने से भी ज्यादा उस काम को करना होगा। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। वर्ष 2020 भाषण की अवधि 86 मिनट। मुख्य घोषणाएं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। 15 अगस्त 2020 को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत हुई थी। इसका मकसद देश के सभी लोगों का मेडिकल डेटा ऑनलाइन करना है। देश में 44 करोड़ से ज्यादा हेल्थ आईडी कार्ड बन चुके हैं। 29 करोड़ लोगों ने अपना हेल्थ कार्ड लिंक करवा रखा है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन
उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 29 जुलाई 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ऐलान किया गया। 1968 और 1986 के बाद यह फ्री इंडिया की तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब पूरे देश में लागू हो चुकी है। 2020 में पीएम ने लाल किले से भाषण के दौरान इसकी घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में, आधुनिक भारत के निर्माण में, नए भारत के निर्माण में, समृद्ध और खुशहाल भारत के निर्माण में देश की शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। इसी सोच के साथ देश को 3 दशक के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देने में हम आज यशस्वी हुए हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में इसकी स्वागत के समाचार एक नई ऊर्जा, नए विश्वास दे रहे हैं। ये शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे विद्यार्थियों को जड़ से जोड़ेगी, लेकिन साथ साथ उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने का भी पूरा सामर्थ्य देगी। वो जड़ों से जुड़ा होगा, लेकिन उसका सर आसमान की ऊंचाइयों को छूता होगा। आज आपने देखा होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक विशेष बल दिया गया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का, क्योंकि देश को प्रगति करने के लिए इनोवेशन बहुत आवश्यक होता है। इनोवेशन को जितना बल मिलेगा, रिसर्च को जितना बल मिलेगा, उतना ही देश को आगे ले जाने में और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर आगे बढ़ने में बहुत ताकत मिलेगी। भारत नेट प्रोजेक्ट, हर गांव इंटरनेट। 15 अगस्त 2020 से शुरू हुए भारत नेट प्रोजेक्ट का लक्ष्य 1000 दिनों में सभी 6 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने का है। दूरसंचार विभाग के मुताबिक देश की करीब 2 लाख ग्राम पंचायतें भारत नेट प्रोजेक्ट से जुड़ चुकी हैं और 6.5 लाख किलोमीटर यानी 5.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। 6 लाख से अधिक गांव में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन में, 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। वर्ष 2021, भाषण की अवधि 88 मिनट। मुख्य घोषणाएं, 75 वंदे भारत ट्रेन का ऐलान। देश में 15 फरवरी 2019 को पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई थी। 2021 में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर में 75 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने का ऐलान किया। अब तक 40 वंदे भारत ट्रेन चल चुकी हैं। इसी बात को समझते हुए जल, थल, नभ हर क्षेत्र में देश ने असाधारण स्पीड और स्केल पर काम करके दिखाया है। नए जलमार्ग, वाटरवेज हो, नए नए स्थानों को सी प्लेन से जोड़ना हो, देश में बहुत तेजी से काम चल रहा है। भारतीय रेलवे भी तेजी से आधुनिक अवतार में ढल रही है। देश ने संकल्प लिया है कि आजादी के अमृत महोत्सव के
आजादी के अमृत महोत्सव आपको मालूम होगा, हमने इस आजादी के अमृत महोत्सव को 75 सप्ताह तक मनाना तय किया है। 12 मार्च से शुरू हुआ है और 2023 15 अगस्त तक इसको चलाना है। उत्साह भर से आगे बढ़ना है और इसलिए देश ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आजादी के अमृत महोत्सव के 75 सप्ताह में, इन 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेनें देश के हर कोने को आपस से जोड़े करके रही होगी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2021 के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ऐलान किया था। 4 जनवरी 2023 को शुरू हुई इस योजना के तहत देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर 2035 तक ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया बंकर और ईंधन भरने की सुविधा होगी। ग्लोबल स्टेज पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन इसका बड़ा उदाहरण है। भारत आज जो भी कार्य कर रहा है उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य है जो भारत को क्लाइमेट जंप देने वाला है, क्लाइमेट के क्षेत्र में क्वांटम जंप देने वाला है, वो है ग्रीन हाइड्रोजन का क्षेत्र। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं आज इस तिरंगे की साक्षी में नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कर रहा हूं। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बढ़ाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की नई प्रेरणा भी बनेगा। इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2023 में तत्कालीन पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने बताया था कि दीनदयाल, पारादीप और वीओ चिदंबरनार बंदरगाहों पर हाइड्रोजन बंकरिंग की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। सैनिक स्कूलों में लड़कियों का एडमिशन 2021 में प्रधानमंत्री ने सैनिक स्कूलों को लड़कियों के लिए भी खोलने का ऐलान किया। देश में 33 सैनिक स्कूल हैं और 2021-22 सेशन से इन स्कूलों में लड़कियों का भी एडमिशन हो रहा है। देशवासियों से साझा कर रहा हूं। मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती हैं। उनके लिए भी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं। 2-2.5 साल पहले मिजोरम के सैनिक स्कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया था। अब सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पढ़ेगी। नए भारत के सृजन का यह अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे संकल्पों की सिद्धि हमें आजादी के 100 वर्ष तक ले जाएगी, गौरवपूर्ण रूप से ले जाएगी। अमृत काल का लक्ष्य है भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि के नए शिखरों का आरोहण। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां सुविधाओं का स्तर गांव और शहर को बांटने वाला न हो।
अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों के जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम किसी से भी कम न हो। यही कोटि कोटि देशवासियों का संकल्प है। लेकिन संकल्प तब तक अधूरा होता है जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराकाष्ठा की, परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा ना हो। इसलिए हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा करके सिद्ध करके ही रहना है। वर्ष 2022, भाषण की अवधि 83 मिनट, मुख्य घोषणाएं, गुलामी से मुक्ति का प्रण। आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्प लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। 2023 में नई संसद का इनॉग्रेशन हुआ। इसी साल 163 साल पुराने आईपीसी, सीआरपीसी कानून बदले गए। सितंबर 2022 को इंडियन नेवी का ध्वज बदला। 2022 में ही किंग्सवे राजपथ को कर्तव्य पथ नाम दिया गया। जॉर्ज पंचम की मूर्ति के निशान को हटाकर नेताजी की मूर्ति लगाई गई। प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है
जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। वर्ष 2023, भाषण की अवधि 90 मिनट, बड़ी घोषणाएं, 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का वादा, 25,000 जन औषधि केंद्रों का वादा, दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में भारत को लाना। 2023 में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए कई लक्ष्य तय किए। 90 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ लखपति दीदी, 25,000 जन औषधि केंद्र और भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में लाने जैसे बड़े वादे किए। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम 2014 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जो भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं बढ़ती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 में बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले।
और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए में दी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तब वे एक सपना लेकर चले थे कि वे अपने देशवासियों के लिए जिएंगे। उनके मुताबिक 140 करोड़ देशवासी ही उनका परिवार हैं। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। मैं आज लाल किले से आपकी मदद मांगने आया हूं। मैं लाल किले से आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा है, देश की आवश्यकताओं को जो मैंने परखा है, और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज गंभीरतापूर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा। आजादी के अमृतकाल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। और इसके लिए शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। राष्ट्र प्रथम और भारत प्रथम की उनकी यही भावना उन्हें देश का सबसे ज्यादा लोकप्रिय जननेता बनाती है।